वो हो गया लेट और मैं फिर महा कीबोर्ड बहुत एक बार के बाद आपको पता लग गया होगा हाँ ऊपर जाके देखा मैं सुई गाली हुई चाहे कौन सी दे दे आराम से सी AUTUCI यूनियन के मेंबर है। चल रुक जा फिर पूरा ले भाई AUTC मीटिंग के काम AIUTC जिंद वो निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन रजिस्टर 1845 भगत सिंह शहीद पर तैयारी जोरों पर। AIUTUC यूनियन की तरफ से शहीद दिवस बनाया गया जींद जिला जींद में। मेरा पंडा डबेड़ मकड़ियां देना पड़ा रहेगा फिर बार इसके लिए मुझे बढ़ जाएगी क्लोज करा कहती ठीक ठाक करा नाराज की जो उतने मेरा मुझे सामना नहीं हो रहा करता नहीं है रोलंबरा में और आमा करेगा उसका क्या फायदा नहीं बढ़ते यूपी 500 रुपये फीस बढ़ते हैं 20 रुपये 500 रुपये जय हो भगत सिंह शहीद। AIUTC वालों कमेटी वालों है यूनियन कमेटी की जय हो। जोगिंदर ने छेड़ लिया जी काम अपना ₹2 चाउमीन का हैं ₹2 चाउमीन का हो गया उसमें आ जाओगे तुम सारे भगत तेरी माँ तो जी नू भी मैं को कराऊंगा की तो जी कोई आदमी अगर भगवा धारण करके घर में आओ हमारे सामने आओगा तो हम उसका सम्मान करेंगे, हाथ जोड़ के उसको बिठाएंगे, चाय पानी जो भी हमारे से मन पाएगा वो करेंगे। और वो त्रिशूल लेकर आ रहा तो उस त्रिशूल का भी हमारे समाज में इज्जत करी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये भगवा पहन कर त्रिशूल लेकर है, और जो मेरे खिलाफ वोट मांगने गए हैं इन्होंने राजनीति को भी भ्रष्ट किया है। ठीक है, इनको फांसी हो गई है 23 मार्च 1931 को फांसी हुई। उससे लगभग 5 महीने पहले मतलब सजा डिक्लेयर होगी। तो इरविन का नाम आप सबने सुना होगा, लॉर्ड इरविन, अंग्रेज गवर्नर जो भारत में है, उसके साथ गांधी जी का बातचीत होनी थी कई दिनों तक लगातार, कोई समझौता। और वो आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, गांधी इरविन समझौता, ये पढ़ाया जाता, आप लोगों का ध्यान नहीं है, गांधी इरविन समझौता। तो जब गांधी इरविन समझौता के लिए गांधी जब इरविन के पास जा रहे हैं, उस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी से अपील करते हैं कि गांधी जी आप जो वहां जाओगे तो मेरी आपसे अपील है कि आप इन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की जो फांसी है उसको समझौते में एक शर्त के रूप में रखोगे, आप रखना चाहिए आपने। तो गांधी जी ने वो बात सुन ली और सुभाष चंद्र बोस ने वो बात कह दी। लेकिन होता वहां क्या है, ये जो इरविन है उसकी डायरी है, आज मिल जाती है, लॉर्ड इरविन की, वो अपनी डायरी लिखते थे। उस डायरी में उन्होंने क्या लिखा है कि गांधी जी मेरे पास आए हैं और
गांधी जी ये कह रहे हैं कि भाई ये शहीद, हमें चिंता ये है कि भाई ये कभी राष्ट्रीय शहीद ना बन जाए, शहीद ना बन जाए। और आपने अगर इनको फांसी देनी है तो आप 24 तारीख से पहले दो या 24 तारीख के बाद में दो। कि 24 तारीख को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन, और वहां कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने आना था, बड़ी सभा हुई कि अगर 24 तारीख को फांसी दोगे तो वहां को बवेला ना खड़ा हो जाए। बात इतनी ही नहीं, चलते हुए गांधी जी कहते हैं कि अरविंद जी, आप को कोई एतराज ना तो मैं एक बात कहूं। हाँ बोलो। कि भाई आप ये कहना कि भाई मन ने भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के बारे में आपसे बातचीत की थी, तो आपने कोई एतराज तो नहीं इस बात में? तो इरविन ने कहता कि ना कर दिया, मन ने क्या एतराज है? मतलब गांधी जी ने कोई बातचीत नहीं करी, लेकिन यह बात ओपन ना हो जाए उन्होंने बातचीत ना करी। सुभाष ने दिए कहा शर्त लगाओ आप कि इनकी फांसी को अगर टालते हो तो कोई समझौता होगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ कोई समझौता नहीं करेगी। तो कराया ही नहीं, उल्टा दूरता से वहां ये कहा जा रहा है, मतलब एक तरह से उसको एक योजना बना रहे हैं दोनों व्यक्ति, लॉर्ड इरविन और गांधी जी, कि भाई आप ये कह दियो कि मैंने बातचीत करी थी, आपने कोई एतराज तो नहीं? तो इरविन कहता भाई मैंने ना कर ली। और बाद में इरविन कहता भाई मैंने गांधी जी को कहा ठीक है मैं एक बात कह दूंगा, भाई हमारे लिए संभव नहीं है फांसी को टालना, क्या ये तर्क पर्याप्त है? तो गांधी जी कहते हैं हाँ ये तर्क पर्याप्त है, मतलब उसको टालना संभव नहीं है, ये कोई तर्क है? कोई देखा होगा इससे ये खतरा, हाँ फांसी टाल देंगे तो ये होगा, कुछ नहीं कहा, बस इतने से गांधी जी संतुष्ट भी हो रहे हैं और उस झूठ में शामिल भी हो रहे हैं। तो ये है क्या? मैं गांधी जी की ये नहीं दिखा रहा इस बात से कि अगर मेरा गांधी जी के साथ कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, तो मतभेद है क्या? अब इस पर थोड़ा आप देखो कि भाई हिंदू महासभा भी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ है, जो वामपंथी है वह भी इनके पक्ष में नहीं है, भगत सिंह के, सुभाष चंद्र बोस के, क्रांतिकारियों के। कांग्रेस खुद गांधी जी भी इनके खिलाफ है। तो ये अलग थलग क्यों है? क्या मामला है? इसको हमने समझना चाहिए। आज जो हमारी हालात है ना, ठीक है, बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं है समाज में, समाज हमारा इस हालत में पहुंच गया। महंगाई उतनी चरम पर जा रही है कि भाई जो अच्छे 20, 30, 50 हजार भी कमाओ ना, उनके भी हालतें खराब है। ठीक है, शिक्षा इलाज इतने महंगे है, आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने में किसी ने आन लाग रही है। जातीय जो धार्मिक जो मतभेद है, तरह तरह के जो सांप्रदायिक दंगे हैं, न्यू चलता रहते, कब कहाँ के दंगा हो जाए आदमी ने दब कर रहना पड़ रहा है। जो दबंगई है समाज में, जो ठाठा, जो जनवादी तौर तरीके होने चाहिए, जो कानूनी जो एक सिस्टम होना चाहिए, वो है ही नहीं देश में। तो वो क्यों नहीं है? वो भगत सिंह ने उसी टाइम इन लोगों का, इन्होंने जेल के अंदर से एक चिट्ठी लिखी थी नौजवानों को, और इस चिट्ठी में इन्होंने कहा कि कांग्रेस के माध्यम से या तो कोई समझौता होगा आजादी का, या आजादी मैं नहीं सोचूंगा ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तब आई, तब उसका जो माल था वो इंग्लैंड में नहीं बिका, तो वह मार्केट टोकती फिर रही है। तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो एक कंपनी है, व्यापारी पूंजीपति वर्ग का एक ग्रुप है वो, और उसने आगे यहाँ कब्जा किया। 1857 के बाद वहां की सरकार ने सीधा कब्जा कर लिया, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो भगत सिंह कह रहा है, भगत सिंह की कोटेशन है, शोषक देशी हो या विदेशी उखाड़ फेंको। ये तो गांधी जी ने तो नहीं कहा,
तो भगत सिंह कह रहा है, तो भगत सिंह ये कह रहा है भाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और भारत का जो पूंजीपति है उसके खिलाफ लड़ाई, दोनों को जाना चाहिए। और जो भगत सिंह ने नौजवानों के नाम जो चिट्ठी भेजी है जेल से लेकर है, उसमें ये कहा कि भाई समझौता होगा कोई ना को, किसके बीच में, इंग्लैंड के पूंजीपति और भारत के पूंजीपति के बीच में समझौता होगा। ठीक है भाई, इब हम जहां हैं और जो हम यारा लूट कर रहे थे तब अपनी ने संभालो। 1947 के बाद अंग्रेज चले गए, भारत के पूंजीपति राज सत्ता में बैठे। पूंजीपति तो ना राज सत्ता में तो बीजेपी है, इससे पहले कांग्रेस थी या कोई और था। मैं कहता हूँ ये हमारी गलतफहमी है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह भारत के पूंजीपतियों की मैनेजर हैं। ये घटना से देखो, अभी ताजी घटना देखो आप, इजराइल ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा है, अभी ताजा युद्ध है। ईरान ने अपनी खास परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो अमेरिका के ठिकाने हैं ना, अरब के जो देश उनमें, मतलब कुवैत हो, यूएई हो या कोई सा भी देश हो, 8-9 देश हो, उन पर हमला करने लग रहा है। और वो हमला पहले दिया था, उसकी एम्बेसी पर हमला कर दिया या उसका जो आर्मी का जो वो एक ठिकाना उस पर हमला कर दिया। अब उसने उस कंपनी थी ना जो अमेरिका की कंपनियां, अमेरिका के पूंजीपतियों की कंपनियां, तेल की कंपनियां, अब उन पर हमला कर दिया। उन पर हमला क्यों कराया? इजराइल ने ईरान की तेल कंपनी पे हमला कर दिया, तो उसने उनकी तेल कंपनियां पर हमला कर दिया। तेल कंपनियां पर हमला करते ट्रंप क्या कह रहा है कि भाई आप कंपनियां पर हमला क्यों कर रहे हो? अब जी हम तो न्यू कर रहे हैं, इजराइल ने हमारे तेल पे हमला किया इसलिए हमने किया। तो ट्रंप क्या कह रहा है, भाई मेरे को जानकारी नहीं थी, इजराइल ने मेरे को सूचना नहीं दी, और इजराइल आज के बाद आपके किसी भी तेल के ठिकाने पे हमला नहीं करेगा और आप भी नहीं करोगे। 2000 के आसपास आदमी मर लिए ईरान में, सैकड़े आदमी इजराइल में मर लिए, 10-15 आदमी अमेरिका के भी मर लिए। जब आदमी मरे ना, आम आदमी, आम सिपाही मरे, अफसर मरे, किसान मरे, मजदूर मरे, कोई मरे, ट्रंप ने कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन तेल की कंपनियां पर जब नुकसान हुआ ना, तब ट्रंप को दिक्कत हुई। और वो कंपनी सरकारी नहीं है, मैं देखा इसको, मैं मोबाइल में ले रहा हूँ, वो प्राइवेट कंपनियां हैं। तो ट्रंप पे अगर जनता का आदमी होता तो जब हजारों आदमी ईरान में मर लाग रहे हैं, सैकड़े आदमी इजराइल में मर लाग रहे हैं, अमेरिका के बहुत सारे सैनिक मर गए, एक आम आदमी भी मर गया, तब उसने कोई तकलीफ नहीं हुई, उन्हें कंपनियां तकलीफ। इसका हम लोग किसके आदमी है? पूंजीपतियां के आदमी है। ठीक है, जब ईरान में ईरान का जो सबसे बड़ा नेता वो मरा, ईरान पर हमला हुआ, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोई संवेदना व्यक्त नहीं करी। ठीक है, और ईरान के हजारों आदमी मरे, इजराइल के मरे, जब कोई संवेदना व्यक्त नहीं करी। लेकिन यू जो तेल का संकट होया, गैस का संकट होया, इनको यार ईरान ने यू काम नहीं करना चाहिए। खुद मारे 1 करोड़ जो अरब के देश है उनमें 1 करोड़ 90 लाख समथिंग है वो आंकड़ा, इतने नागरिक फंसे हुए हैं, उनमें से कुछ आ लिए कुछ रह रहे, उनमें से कई मर भी लिए, उस पर मरे उड़ा कोई संवेदना नहीं है। इसका मतलब ये कौन है? ये देश के पूंजीपतियों के मैनेजर हैं, राजनीतिक पार्टियां। यह बात हमने समझ लेनी चाहिए। अगर यह बात नहीं समझेंगे हम टोटल विश्लेषण गलत करेंगे। आप पाओगे जितनी नीतियां बनने लग रही हैं, जैसे अभी एक ताजी नीति आई, पंडित जी किसान है, ये समझेंगे उस बात में। इन्होंने कहा भाई जो रोड है ना देश में, जैसे हाईवे है, उसके 75 मीटर दूर तक, 75 मीटर का होगा लगभग 1.25 किला, वहां कुछ भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, चाहे आप हो किसान और आपका किला हो, आप नहीं कर सकते। ठीक है, फिर दूसरा रोड है जो हाईवे नहीं है लेकिन बड़ा रोड है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, उसमें 60 मीटर तक नहीं कर सकते, 12 मीटर तक निकलते हैं। आखिर छोटा रोड है ना, उस पर भी 12 मीटर तक आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, जमीन मेरी है मैं नहीं कर सकता उस पर,
अब इसके सोचने के दो ढंग देखो आप। जो ये AIUTUC है, इसके संस्थापक शिवदास बोसुन ने एक बात कही है कि आप चाहो या ना चाहो, आपका जो सोचने का ढंग है ना, वो दो ही तरीके का हो सकता है। या तो पूंजीपति के स्टाइल में होगा आपका ढंग सोचने का, उसके पक्ष में होगा, या मजदूर के पक्ष में होगा। और जाने अनजाने, क्योंकि हम एटमोस्फियर में ऐसे में रह रहे हैं, पूंजीपति राज कर रहे हैं, हम पूंजीपति के विचार से संचालित है आज। इसलिए देश के बड़ी संख्या में लोग ये लीडरशिप न छोड़ गए, वो सोच रहे हैं तो बढ़िया बात है यार, रोड के सारे लोग घर बनाए थे, बड़ा भीड़ हो जाए, रोड पर ये हो जाए वो हो जाए। वास्तव में बात ऐसी नहीं है। NCR के अंदर भारी संख्या में उद्योग दिल्ली से निकलकर इधर आने लग रहे हैं। और रोड के आसपास की जमीन, मतलब यू मान लिया आपका यह गली रोड है और यू पहला किला है, यू 10 करोड़ में मिल जाएगा, और इस 2 किले प्रेम चाल के 4 करोड़ में मिल जाएगा। वो इस किले की जो 10 करोड़ की कीमत है ना, और अगले की भी फिर 8 करोड़ की कीमत है। भारत का पूंजीपति ये कह रहा है हमारी तो गैस कार्ड लाग रहे हैं, ये तमीशा कानून बनाओ कि ये रोड के सारे अड़े किले बैठे जाओ कति। हर नीति का पीछे उद्देश्य क्या है, उसको दिखाएंगे ऐसा। अब जैसे जनता के हित में है, लेकिन वह जैसे अभी क्या है, महिलाओं को रात की पारी में काम करने की कानून आ गया। अब तक ये था रात में महिलाएं काम नहीं करेंगी, कंपनी में, फैक्ट्री में, कहीं भी दिन में करेंगी। हमारे देश की जो हालत है, तो उनका कहने स्टाइल क्या है, अब देखिएगा हमने देश में महिलाओं को स्वतंत्रता दे दी है, मतलब स्टाइल है। अब जो अनजान भोली भाली बन और वाह भाई स्वतंत्रता मिल गया, हम रात में काम नहीं कर सकेंगे, रात में कर सकेंगे। वास्तव में क्या है, उनका शोषण होगा रात में, वहाँ राज्य हो रही है, वह राजी हो रही है। ठीक है, फिर हम घूमकर अपनी उसी बात पर जाते हैं। तो भगत सिंह ने कहा भाई शोषक देशी और विदेशी उखाड़ फेंको, यानी भगत सिंह कह रहा है कि भारत का पूंजीपति भी और इंग्लैंड का पूंजीपति भी दोनों को जाना पड़ेगा, और यहाँ राज पे कब्जा हम क्रांति करेंगे, और वह क्रांति करेगा किसान और मजदूर दोनों मिलकर। दोनों भाई हैं, पड़ोसी भाई नहीं, जैसे ये बराबर वाला मकान है, आप दोनों भाई हो, वो भाई नहीं, सगे भाई, एक ही गर्भ से जन्म लेने वाले भाई हैं ये दोनों। लेकिन इनको लड़ाया जा रहा है इसलिए कि इकट्ठे ना हो जाए, धर्म के नाम पर, कभी गोद के नाम पर, कभी अक्षत्र के नाम पर। इन दोनों बहुत तरीके हैं। इस मामले में भगत सिंह ने कहा कि भाई जो राजनीति है उसमें धर्म का क्या काम है, उसमें जाति का क्या काम है। ये भगत सिंह ने कहा। हमने ये समझना समाज में 2 वर्ग है, एक पूंजीपति है, एक किसान, सॉरी मेहनत कश को, आप सरवारा को, ठीक है, कमा के खाने वाला को, उसमें किसान भी, उसमें मजदूर भी। मैंने 2-3 बार दोहरा ली बात, कैसे वो ये सब, हाँ, कमेरा वर्ग जो कमा के खाता है। तो हम किसकी राजनीति करेंगे? शिवदास घोष ने कहा भाई हमने 2 विचार से संचालित हो सकते, मजदूर के विचार से, और वो चाहने से नहीं होगा, वो भगत सिंह की तरफ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ कर तब हमारी समझ उन्नत होगी, तब हम उस ढंग से सोचना शुरू करेंगे। जैसे लेकर निकलता उसके पास पूंजी ज्यादा है, और जो सुबह कस्सी लेकर, फावड़ा लेकर, या कुछ कमाने के लिए कुछ साधन लेकर निकलता, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो लोगों के सामने है क्या कि भाई जो काम नहीं करता इज्जत उसकी है, इसलिए काम करना बुरा माना जाता है समाज में। लेकिन सत्य ये है भाई काम करना चाहिए हर आदमी ने। और काम की अधिकता, बढ़िया सर जी, आप सुनोगे।
लिया जुन्ने जल्दी थी जी। दिक्कत क्या है कि बंसीलाल के टाइम में हरियाणा में शराब बंद होगी, हाँ वही थी जी। आप लोगों को जानकारी है। हम्म। उससे पहले जबरदस्त आंदोलन चला था हरियाणा में शराब की, नशाखोरी के खिलाफ, और उस दबाव में बंसीलाल ने शराब बंद करी थी। लेकिन उन दिनों में भी वह शराब बंद नहीं हुई। शराब भी महंगी सस्ती लाकर दूर तक आती थी, दिल्ली से आती थी, छोटे छोटे बच्चे काटने लग गए थे जी। ठीक है। उससे शिक्षा लेगा हमारी समझ में आया भाई एक माहौल होता है, सांस्कृतिक माहौल, एक परिमंडल होता है। जैसा माहौल होता है ना वैसे लोग एक्टिविटी करते, लोगों का अपना चेतना नहीं होती। तो आज है नशे के पक्ष में माहौल है, पीवा है मुश्किल है 20% आदमी, मैं एक कैलकुलेशन करके आपको बता सकता हूँ। जैसे आज मान लिया 50-50 मान लिया, महिलाएं 50% है, पुरुष 50% है, थोड़ा बहुत आंकड़े इधर उधर, ज्यादा आंकड़ा नहीं, तो 50% तो महिला निकलेगी। फिर जो पुरुष बच गए उनमें जो लड़के हैं 20% लड़के हैं, 20% में लड़के, जो बच्चे हैं 15 साल तक छोटे, 50 और 15 65 हो गए। फिर भाई आधे उनमें तो जो 35 बच गए ना, उनमें तो आधे मानो आधे पीवा आधे नहीं पीते, तो 65 में 17-16 और जोड़ दो, 80 लगा लो, हो गए तो 16-17% रह गए पीने वाले। और वह 16% नकेल डाल रहे हैं उस 86% पे। जब शराबी गाड़ा में गया है ना, तो जो वह 84% आदमी ना, 83% आदमी, उनको हमने शराबियों को लेकर ना कुछ भी, हमने उनको नशे के विरोध में उतारना है। शुरुआत करेंगे हम ये भाई आप नशे के खिलाफ हो, हाँ जी मैं नशे के खिलाफ हूँ, क्या आप इसमें टंके की चोट पर कैस को हो, सब नहीं कहेंगे, शुरू में शर्माएंगे, जज कहेंगे, लेकिन हमने गाँव में 10-20 आदमी शुरुआत में तो लेने अपना दोस्त भी कोई ना कोई कि भाई ठीक आप एक पोस्टर बनाओ और आपने दरवाजे लगाओ नशे, लेकिन वो पोस्टर हम रात के अंधेरे में नहीं लगाओ भाई, हम बनवा के लाऊंगे, आप इसके 50-100 रुपये दे दो बस, आपके दरवाजे बुलाओगे ना, 5 आदमी जैसे हम है ना, 5 आदमी 5-7 आदमी बाहर खाओगे, 5-7 आदमी 3-4 तो तेरे